नमस्कार। आज हम 1857 के विद्रोह को देखेंगे, लेकिन खास तौर पर अवध के नजरिए से। अवध सिर्फ एक रियासत नहीं थी, वो तो जैसे विद्रोह का सेंटर बन गया था, है ना? क्यों? जी बिल्कुल। और आज हम जो बात करेंगे वो अवध का विद्रोह 1857 पीडीएफ के कुछ हिस्सों पर आधारित है। इसमें देखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी का वो बयान, फिर सहायक संधि, नवाब वाजिद अली शाह को हटाया जाना और ताल्लुकदारों और किसानों की जो हालत थी उसने कैसे माहौल को इतना विस्फोटक बना दिया। हाँ, तो चलिए इसी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं सहायक संधि से। ये लॉर्ड वेलेस्ली लाए थे 1798 में। ये थी क्या असल में? मतलब शर्तें क्या थीं इसकी और असर क्या हुआ? देखिए, शर्तें तो एक तरह से सीधी थीं। अंग्रेज अपनी फौज रखेंगे, ठीक, उसका सारा खर्चा नवाब उठाएगा। फिर एक अंग्रेज रेजिडेंट नवाब के दरबार में बैठेगा और नवाब जो है वो अंग्रेजों की इजाजत के बिना न बाहर किसी से कोई समझौता कर सकता है, न अंदरूनी कोई बड़ा फैसला ले सकता है। अच्छा, मतलब पूरी तरह से बांध दिया। हाँ बिल्कुल। असर ये हुआ कि नवाब धीरे धीरे मतलब पूरी तरह से अंग्रेजों पर निर्भर हो गए और अंग्रेजों की नज़र अवध की ज़मीन पर थी ही, बहुत उपजाऊ थी, कपास, नील। तो 1801 से ही जब ये संधि लागू हुई, उसने अंग्रेजी नियंत्रण की, कह सकते हैं, नींव डाल दी थी। समझ गया। तो ये धीमी प्रक्रिया थी जिसने अवध को अंदर से खोखला किया। और फिर 1851 में लॉर्ड डलहौजी का वो बयान आया कि ये चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगी। ये तो मतलब सीधा इशारा था कि अब विलय होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और 1856 में उन्होंने कर भी दिया। वजह बताई, कुशासन, कि भाई नवाब ठीक से राज नहीं चला पा रहे, और अवध को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। ये उस प्रक्रिया का, कह सकते हैं, लॉजिकल एंड था जो सहायक संधि से शुरू हुई थी। लेकिन इस विलय का लोगों पर क्या असर पड़ा? सुना है नवाब वाजिद अली शाह काफी लोकप्रिय थे। और बहुत ज्यादा, बेहद लोकप्रिय। स्रोत बताते हैं कि जब उन्हें लखनऊ छोड़कर कलकत्ता भेजा जा रहा था तो मतलब लोग रो रहे थे, फूट फूट कर उनके पीछे पीछे कानपुर तक गए। सच में? हाँ, एक लेखक ने तो यहाँ तक लिखा कि ऐसा लग रहा था देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। सोचिए, ये माहौल था। और ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं, लोकगीतों में भी ये दर्द दिखता है। अंग्रेज बहादुर आइन, मुल्क लैलीन हो। बाप रे, मतलब ये सिर्फ एक राजा का हटना नहीं था, ये तो जैसे एक पूरी दुनिया का उजड़ जाना था, एक संस्कृति का खत्म होना। बिल्कुल बिल्कुल वही। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं था। सोचिए, नवाब के साथ पूरा दरबार था, संगीतकार, नाचने वाले, कवि, कारीगर, बावर्ची, हजारों नौकर चाकर, उन सब की रोजी रोटी छिन गई। तो ये सिर्फ नवाब का जाना नहीं था, ये पूरे समाज पर एक बहुत गहरा भावनात्मक और सामाजिक झटका था। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, नवाब और दरबार पर तो ये असर हुआ। जमीन पर क्या हो रहा था? ताल्लुकदारों के साथ अंग्रेजों का क्या रवैया था? देखिए, अंग्रेजों का मानना था कि ये ताल्लुकदार बड़े दमनकारी हैं, किसानों का हक मारते हैं और इनका जमीन पर कब्जा जो है वो नाजायज है। तो 1856 में विलय के फौरन बाद उन्होंने एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया, समरी सेटलमेंट। अच्छा, इसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि ताल्लुकदारों को हटाओ और जमीन सीधे किसानों को दो। आंकड़े भी दिखाते हैं कि विलय से पहले ताल्लुकदारों के पास लगभग 67% गांव थे। इस बंदोबस्त के बाद ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 38% रह गया। तो काफी बड़ा बदलाव। लेकिन क्या अंग्रेज सही समझ रहे थे ताल्लुकदारों को? मतलब क्या वो सिर्फ दमनकारी ही थे? किसान और ताल्लुकदार का रिश्ता कैसा था असल में? यहीं पर अंग्रेज शायद चूक गए। मतलब उनकी समझ थोड़ी अधूरी थी। ताल्लुकदार और किसान का रिश्ता बड़ा पुराना और पेचीदा था, कई पीढ़ियों का। हाँ, शोषण होता होगा, लेकिन ताल्लुकदार कई बार मुश्किल वक्त में किसानों के कह लीजिए माई बाप भी होते थे, एक तरह का सहारा थे। तो इस बंदोबस्त ने ताल्लुकदारों को तो भड़काया ही, क्योंकि उनकी जमीनें गईं, उनकी हैसियत गई, लेकिन इसने उस पुराने सामाजिक ताने बाने को भी तोड़ दिया। तो जाहिर है, जब मौका मिला तो बहुत से ताल्लुकदार बेगम हजरत महल के साथ हो लिए विद्रोह में। और किसान, उनका क्या हुआ? उन्हें तो फायदा होना चाहिए था अंग्रेजों की सोच के हिसाब से। हाँ, सोचा तो यही गया था, लेकिन हुआ उल्टा। शुरू में शायद कुछ उम्मीदें जगी हों, पर अंग्रेजों ने लगान इतना ज्यादा बढ़ा दिया और वसूली के तरीके इतने सख्त थे कि किसान पिस गए। ऊपर से ताल्लुकदारों के हटने से वो जो एक पुराना सामाजिक सहारा था वो भी चला गया। और इसी से जुड़ी है सिपाहियों की बात, है ना?
क्योंकि बंगाल आर्मी में ज्यादातर सिपाही तो अवध से ही थे। उन्हें वर्दीधारी किसान भी कहा गया है। बिल्कुल सही। ये बहुत अहम कनेक्शन है। सिपाहियों की अपनी शिकायतें तो थीं ही, जैसे वेतन, भत्ते, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना, वो कारतूस वाला मामला। लेकिन अवध का विलय, वो उनके लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। अच्छा, कैसे? वो उनके घर की बात थी, उनके गांव की बात, उनके परिवार, उनकी इज्जत, उनकी जमीन की बात थी। गांव में जो कुछ हो रहा था, तालुकदार हट रहे हैं, लगान बढ़ गया है, पुराना सिस्टम टूट रहा है, ये सारी खबरें सिपाही लाइनों तक पहुंच रही थीं। तो अवध का मसला उनके लिए बहुत पर्सनल, बहुत निजी बन गया। इसीलिए अवध में विद्रोह को इतनी, आप कह सकते हैं, आग मिली। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, सहायक संधि से बढ़ती गुलामी, फिर विलय और नवाब के जाने का वो गहरा सदमा, तालुकदारों का बेदखल होना और उनका गुस्सा, किसानों की टूटी उम्मीदें और बड़ी मुसीबतें, और फिर सिपाहियों का अपने घर को लेकर गुस्सा, ये सब मिलकर अवध में एक भयानक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। बिल्कुल। अवध की खास बात यही थी कि यहाँ विलय ने समाज के लगभग हर वर्ग को, मतलब राजा से लेके सिपाही और किसान तक, सीधे तौर पर छुआ, और बहुत गहराई से छुआ। ये सिर्फ कोई आर्थिक या राजनीतिक मामला नहीं रह गया था। इसमें भावनाएं थीं, पहचान का सवाल था, वफादारी का सवाल था। ये सब बहुत बुरी तरह उलझ गया था। संक्षेप में कहें तो जो स्रोत हमने देखें, उनके आधार पर अवध का विद्रोह सिर्फ एक घटना या एक कारण का नतीजा नहीं था। ये तो जैसे दशकों से सुलग रहा था। सहायक संधि, विलय, नवाब का जाना, तालुकदारों का हटना, किसानों और सिपाहियों का गुस्सा, इन सब ने मिलकर उस आग को भड़काया। हाँ, और ये जो स्रोत हमें बताते हैं, नवाब और प्रजा के बीच या तालुकदार और किसान के बीच के उन गहरे रिश्तों के बारे में, वो सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या 1857 को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कह देना या सिर्फ जुल्म के खिलाफ एक लड़ाई कह देना काफ़ी है? खासकर अवध के मामले में वो जो वफादारी, पहचान और अपने नुकसान का एहसास था, उन जटिल परतों को समझे बिना शायद पूरी तस्वीर साफ नहीं होती।